नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, यूपी पीसीएल, यूपी मेट्रो, डीएमआरसी, एलएमआरसी, सेल, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते उन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखते हैं जो कि प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम का अनुसार सही नहीं है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि R बराबर R1 प्लस R2, ये सही नहीं। जबकि I बराबर V अपान R होता है, जो कि W बराबर I स्क्वायर R, ये सभी आपके सही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो कि इस प्रकार दिया गया फार्मूला I बराबर V अपान R होता है, जो कि W यानी पावर बराबर, मतलब यहाँ पर आपका होता है W बराबर I स्क्वायर RT, जो कि यहाँ पर V बराबर P अपान V बोल सकते हैं, या P बराबर VI भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। सही उत्तर R बराबर V अपान I बिल्कुल सही उत्तर है। यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के पार्श्व वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान R बराबर V अपान I से ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। सही उत्तर लैंप फ्यूज हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जब 6 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाएगा तो लैंप रेटेड 6 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होने के कारण लैंप फ्यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब। सही उत्तर उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, जो कि R प्रोपोर्शनल L होता है। चालक की प्रतिरोधकता जो कि होती है R बराबर रो L अपान A होती है। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, रो का मात्रक यानी प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम इंटू मीटर होता है। अगला है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। सही उत्तर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है। सही उत्तर लघु समय के लिए उच्च धारा देना ही आपकी बूस्ट चार्जिंग है, यानी कम समय में जल्दी चार्ज करना, यानी ज़्यादा करंट देकर चार्ज करना, वही आपका बूस्ट चार्जिंग होता है। अगला प्रश्न, स्टोरेज बैटरी की क्रिटिकल चार्जिंग में मदद मिलती है। सही उत्तर बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में मदद मिलती है। यहाँ पर देख लें, क्रिटिकल चार्जिंग में से बैटरी को उपयोग की अवधि बढ़ जाती है। बिना प्रयोग में रखी हुई बैटरी में खुला पथ, हानियाँ तथा क्षरण सतत होता रहता है। इससे बैटरी शनैः यानी धीरे धीरे विसर्जित होती रहती है। क्षति की पूर्ति हेतु बैटरी को समय समय पर आवेशित करते रहते हैं, जिसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, जिससे बैटरी की क्षमता एवं जीवन काल दोनों बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, किसी एल्काइल सेल यानी क्षारीय सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पीयर की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है तो इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पीयर की नियत धारा की आवश्यकता होती है। तो AH यानी एम्पियर आवर की क्षमता की गणना करना है। चलिए, आपकी दक्षता होती है एम्पियर इंटू आवर, जो कि देख सकते हैं विसर्जित एम्पियर आवर बटे आवेशित एम्पियर आवर। इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये मान सारा रख देंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 60 बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखकर इसे सॉल्व कर लीजिए, जो कि इस प्रकार डिस्चार्ज धारा गुणे डिस्चार्ज टाइम बटे चार्जिंग करंट, और यहाँ पर गुणा कर देंगे, जो कि इस प्रकार पूरा मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका 80% बिल्कुल मतलब यहाँ पर आपका 80% आ जाएगा, जो कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं डी होगा।
इस प्रकार इसे आप कैलकुलेशन करके दोस्तों सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, जो कि आपका 80 आ रहा है। आप कैलकुलेशन करिए क्या 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताइए ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न। निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट्स डेड डैश से बनी होती है। सही उत्तर निकिल हाइड्रोक्साइड से बनी होती है। अगला प्रश्न दिया गया जो कि दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व मान क्रमशः 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक 0.5 है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की ज्ञात करना है। जैसा कि आपका फार्मूला होता है जो कि प्रेरकत्व यानी एल बराबर L1 आपका 4 है और L2 आपका 9 है के बराबर, यानी युग्मन गुणांक जो है आपका 0.5 है। फार्मूला होता है अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर के रूट में L1 इंटू L2। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 मिली हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है। सही उत्तर सुग्राहिता कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को सुग्राहिता कहा जाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी दिया गया है। अगला है स्थायी चुंबक चल कुंडली यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल माप यंत्रों का उपयोग डैश धारा मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर डीसी धारा मापने के लिए किया जाता है। स्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग डीसी धारा तथा वोल्टेज मापन के लिए किया जाता है। इसका पैमाना अनुपातिक लीनियर समरूप होता है। मूविंग आयरन उपयंत्र का प्रयोग एसी व डीसी दोनों के लिए किया जाता है, जबकि इंडक्शन टाइप उपयंत्र का प्रयोग केवल एसी के लिए करते हैं। अगला प्रश्न। वह स्थायी चुंबक जो समानता डेड डैश वाली सामग्री से बने होते हैं। सही उत्तर उच्च निग्राहिता बिल्कुल सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि किसी एलसी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि दिया गया है किसी एलसी परिपथ एल प्रेरकत्व तथा सी कैपेसिटर में दोलन की आवृत्ति डेड डैश है। सही उत्तर जो कि इसकी आवृत्ति होती है यहाँ पर 1/2 पाई रूट में एलसी बिल्कुल सही उत्तर है। देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे किसी एलसी परिपथ में दोलन आवृत्ति 1/2 पाई रूट में एलसी होता है और अनुनाद स्थिति में यही होता है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं, जो कि 2 पाई एफ एल बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं एफ बराबर 1/2 पाई एलसी इस प्रकार दिया गया है। इससे सॉल्व करके इस प्रकार निकाला गया है। चलिए अगला प्रश्न। किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच का कोण डेड डैश है। सही उत्तर 120 डिग्री होता है। अगर 2 फेज हैं तो आपका 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर कोण निकाल सकते हैं थीटा में मान रख के, जो कि इस प्रकार निकाल लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है हेनरी निम्नलिखित की इकाई है। सही उत्तर प्रेरक की इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया 500 वाट के 2 लैंप समांतर में लगाए गए हैं, इनकी कुल वाटेज निम्नलिखित के बराबर होगी। चलिए 2 वाट मतलब 500 के 2 लैंप लगाए गए हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 1000 वाट की यहाँ पर कुल वाटेज हो जाएगी, यानी दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिए, जैसे कि किसी प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट परिपथ का रेजिस्टेंस 40 ओम है और प्रतिघात 90 ओम है, तो एक्सी 60 ओम है, तो यदि यह सभी श्रेणी में हो तो तब प्रतिबाधा जेड का मान क्या होगा। चलिए फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि इस प्रकार जेड बराबर कोष्टक में आप रूट में आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 50 बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि एक साधारण द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक यानी एमीटर आधार यानी बेस संग्राही यानी कलेक्टर क्षेत्रों के मिश्रण सांद्रण के अनुसार बदलता है। सही उत्तर जो कि एमीटर बड़ा होगा कलेक्टर से, जो कि कलेक्टर बड़ा होगा बेस से। इस प्रकार आप यहाँ पर जान सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक साधारण बाइपोलर संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार संग्राही क्षेत्रों के मिश्रण सांद्रण जो कि ई बड़ा होगा सी यानी एमीटर बड़ा होगा कलेक्टर से, कलेक्टर बड़ा होगा बेस से। एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा तथा बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, जबकि कलेक्टर की डोपिंग एमीटर से कम तथा बेस से ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया किसी पावर ट्रांजिस्टर का नियंत्रण प्रचल डैश है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर
धारा बेस 20 की धारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। कौन सा विद्युत नेटवर्क एक आवृत्ति क्षेत्र में कला यानी फेज पश्च यानी लैग और दूसरे आवृत्ति क्षेत्र में कला अग्रता यानी लीडिंग उत्पन्न करता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रता यानी लीडिंग लैग नेटवर्क इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लीड लैग नेटवर्क विद्युत नेटवर्क के एक आवृत्ति क्षेत्र में फेज लैग तथा दूसरे आवृत्ति में फेज लीड उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, 900 हर्ट्ज आवृत्ति कहलाती है? सही उत्तर श्रव्य आवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर देख लीजिए जो कि 900 हर्ट्ज की तरंग श्रव्य आवृत्ति के अंतर्गत आती है। श्रव्य आवृत्ति की रेंज जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और रेडियो आवृत्ति की तरंग जो होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और यहाँ पर उच्च आवृत्ति की रेंज जो आपकी दी गई है 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक होती है। पर उच्च आवृत्ति की रेंज होती है 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। ये आप जरूर पूरा डाटा याद रखेंगे। अगला है जो कि हमारा अगला दिया है, ट्रांजिस्टर आधारित दोलित्र के दोलन जारी रखने के लिए आवश्यक कुल पास लब्धि क्या है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या है आप इसे जरूर बताना, जो कि ये होमवर्क आपका लिए दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, 4 आगत परिपथ में कितनी सत्य तालिका प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 16 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, जो कि फार्मूला आपका होता है सत्य तालिका बराबर 2 का n, मान लो 2 का वर्ग जो होता है n, यानी जितनी संख्या उसका वर्ग कर देंगे तो आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा। 4 है, 4 का वर्ग कर दिए, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। अगला है, CMRR किसके बराबर होता है? सही उत्तर डिफरेंशियल लाभ बटे कॉमन मोड लाभ, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि CMRR का पूरा नाम होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेडियो होता है। इसका डिफरेंशियल लाभ बटे कॉमन मोड होता है। अगला है, जितना अधिक CMRR का मान होगा उतना सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कम विभवनिष्ठ मोड आउटपुट विभव होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। जितना अधिक CMRR का मान होगा उतना कम विभवनिष्ठ मोड आउटपुट विभव होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि दिए गए उनमें से अधिकतम 600 वोल्ट पर चलने वाले उपकरणों के लिए आवश्यक इंसुलेशन प्रतिरोध की परीक्षण वोल्टेज क्या है? जैसे कि आपका वोल्टेज दिया गया है, यानी VRMS 600 वोल्ट दिया गया, यहाँ पर आपको इंसुलेशन परीक्षण वोल्टेज निकालना है। फार्मूला होता है V मैक्स बराबर रूट गुणे यहाँ पर VRMS, यहाँ पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपका उत्तर आएगा, जो कि इस प्रकार V मैक्सिमम बराबर 848 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना है जो कि 600 वोल्ट कार्यकारी वोल्टता वाले उपयंत्र का अधिकतम वोल्टता सहन क्षमता कम से कम 850 तक होनी चाहिए, परंतु कभी कभी असामान्य स्थितियों में उच्च क्षणिक वोल्टता का भी उत्पादन होता है। इसलिए उपयंत्र में विश्वसनीय प्रचलन के लिए विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण के लिए आवश्यक 1000 वोल्ट वाले मेगर में किया जाता है, जो कि इसका आपका ऑप्शन नंबर डी 1000 वोल्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला है, अगला हमारा प्रश्न दिया है, क्लिट वायरिंग में खांचे बने होते हैं। सही उत्तर किसके बने होते हैं? सही उत्तर पोर्सलिन के बने होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर क्लिट वायरिंग में खांचे पोर्सलिन के बने होते हैं। यह वायरिंग PVC या VIR अथवा CTS केबल द्वारा चीनी मिट्टी के क्लिट्स की सहायता से दीवारों पर स्थापित की जाती हैं। इसमें तारों को खुली अवस्था में ले जाया जाता है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। अगला है, यह तार स्थापन की सबसे सरल व सस्ती होती है। इसमें केबल को आसानी से लगाया जा सकता है और यह एक अस्थायी तार स्थापन प्रणाली है। यहाँ पर देखते हैं जो कि ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? सही उत्तर 1 मेगा ओम होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं समायोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम होना चाहिए। चालकों के बीच विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन प्रतिरोध जो है चालकों और अर्थ के बीच इंसुलेशन विद्युत रोधन प्रतिरोध मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेशन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाना है। सही उत्तर इंटरपोल का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इंटरपोल के मुख्य ध्रुवों के बीच अलग किया जाता है। इसे मोटे ताम्र विद्युत रोधी तारों द्वारा बनाया जाता है तथा इनको आर्मेचर के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। इसके ध्रुवता अपने से अगले मुख्य ध्रुव के समान होते हैं, अतः इसके कारण लघुपथित कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा प्रत्यावर्तन यानी करंट रिवर्सल में सहायता करता है तथा इसके कारण क्रॉस चुंबकन तथा विचुंबकन प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। इसे स्पूगन यानी लिमिटेड रहित दिक् परिवर्तक प्राप्त होता है, यानी स्पार्किंग रहित जो है कम्यूटेशन आपको प्राप्त होता है। अगला है किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन से जोड़ा जाता है। सही उत्तर राइजर बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक राइजर पर दिक् परिवर्तन से जोड़ा जाता है। कम्यूटेशन जो होता है आपका डीसी जनित्र में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पार्क करता है तो उन सेगमेंट्स में जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होने के पश्चात इन कॉइल में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, अतः इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान तथा इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन जो कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कि डेड डैश सीरीज और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। सही उत्तर कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी संचयी कंपाउंड जनरेटर बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका दिया गया कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज क्षेत्र का फ्लक्स तथा शंट क्षेत्र का फ्लक्स दोनों समान दिशा में होते हैं, जिसके कारण वह आपस में जुड़ जाते हैं और कुल फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि किसी डीसी मोटर की दिशा डेड डैश द्वारा बदली जा सकती है। सही उत्तर प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर यानी आपकी फील्ड या आर्मेचर किसी के एक संयोजन को बदल देंगे तो आपका गति जो है दिशा जो होती है आपकी बदल जाएगी। डीसी मोटर में दिशा परिवर्तन यानी प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े संयोजन द्वारा बदली जा सकती है, यानी दोनों में से एक कनेक्शन बदल दोगे तो आपकी गति मतलब दिशा बदल जाएगी। बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि सही उत्तर इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। अगला है बिना लोड के किसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं नो लोड सीरीज मोटर की गति अति उच्च होती है, जो नो लोड की स्थिति में आर्मेचर धारा का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण फ्लक्स यानी फाई का मान भी कम हो जाता है। अगले प्रश्न जानने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की ये सारी क्लासें देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो है सभी तक पहुँच पाए और सभी लोग इसे देख पाएँ और अपना कंपटीशन जो है निकाल सकें। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर रखा। अगर 1 नंबर क्लास से अगर ये सारी क्लासें देख लेते हैं जो कि ये सारी क्लासें दी गई हैं, अगर इसको सारी क्लास देख लेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित सभी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाओगे और इसमें फाइनल सिलेक्शन भी ले पाओगे, क्योंकि हमने इसमें सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि इसमें सभी के प्रश्न हमने लिया है। चलिए, डीसी मोटर का स्टार्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीसी मोटरों को स्टार्टरों का उपयोग प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डीसी मोटर में आर्मेचर को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि एक तो आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और दूसरे मोटर की गति अवस्था में बैक ईएमएफ का मान शून्य रहता है। आर्मेचर धारा को सुरक्षित मान तक सीमित करने के लिए डीसी मोटर के स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं।
सही उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर। डीसी सीरीज मोटर मतलब आपका सीरीज के लिए आपका 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, और शंट के लिए आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, और 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है आपका वो कंपाउंड मोटर के लिए होता है, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर में आपका सीरीज और कंपाउंड दोनों मोटरें स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो कि दिया गया है, 10 किलो वोल्ट एम्पियर 1100 बाई 400 वोल्ट एकल यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। V2/V1 बराबर N2/N1। फार्मूले पर मान रखेंगे, N1 आपका निकल कर आ जाएगा 275। बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है, आप इसे कैलकुलेशन करके जरूर देखें। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां डैश डैश होती हैं। सही उत्तर विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं, यानी चुंबकीय रूप से संबंध होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर 2 कुंडलियां हो जिन्हें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। विभक्त विद्युत रूप से विभक्त इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड और चुंबकीय रूप से संबंध मैग्नेटिक कनेक्टेड होती हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया है, ट्रांसफार्मर कोर पटलन यानी लेमिनेशन द्वारा विसंवाहक होते हैं। सही उत्तर आपका है वार्निश। बिल्कुल सही उत्तर है। देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर कोर पटलन यानी लेमिनेशन वार्निश द्वारा विसंवाहक यानी इंसुलेटेड होते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी उच्च और हिस्टैरिसीस हानि जो है निम्न होती है। अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका है, जो कि ट्रांसफार्मर की कोर हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और कोर को लेमिनेशन करने के लिए भावर धारा हानि को कम की जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि लेमिनेशन की मोटाई जो होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न हमारा जो कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगा। सही उत्तर मोटर रोटर जो है शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगा। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर खुला परिपथ वाली बन जाती है तो रोटर शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगा। अगला प्रश्न। जब सर्पी वाला यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की शुरुआत में घूर्णक यानी रोटर प्रतिरोध अधिक होता है तो क्या होता है। सही उत्तर शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर बढ़ता है और धारा घटती है और बलाघूर्ण जो है बढ़ता है। यहाँ पर देख लेते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की शुरुआत में घूर्णक यानी रोटर प्रतिरोध अधिक होता है, जो पावर फैक्टर बढ़ता है और धारा घटती है, बलाघूर्ण बढ़ता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, किसी स्लिप रिंग यानी इंडक्शन मोटर में स्लिप वाले डैश डैश से जुड़े होते हैं। सही उत्तर रोटर से जुड़े होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को सर्पी वाले यानी स्लिप रिंग रोटर से जुड़े होते हैं। स्लिप रिंग के बाह्य प्रतिरोध द्वारा गति को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में डैश डैश है। सही उत्तर जो कि रेगुलेटर 3 फेज वाइंडिंग स्टार से जुड़ी होती है। यहाँ पर देख लेते हैं पूरी व्याख्या के माध्यम से। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग जो है उच्च स्टार्टिंग अनुप्रयोग के लिए होता है। ज्ञात रहे 3 फेज इंडक्शन मोटर की केवल एसी प्रकार की रोटर के लिए बाह्य प्रतिरोध जोड़ने की सुविधा उपलब्ध रहती है। यह मोटर प्रायः लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है तथा इसमें रेगुलेटर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पसंद की जाती है जब। सही उत्तर उच्च आरंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है जब। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सदैव उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के लिए प्रयोग में ली जाती है। यद्यपि यह मोटर अत्यंत बड़ा क्षेत्र यानी क्षेत्र घेरती है, फिर भी परिवर्तनीय उच्च आघूर्ण उपलब्धता इस मोटर की विशेषता है। प्रेरण मोटर लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। इस मोटर के रोटर में प्रयुक्त स्लिप रिंग सदैव स्टार में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि एक थर्मोकपल उपकरण डैश डैश पर काम करता है। सही उत्तर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है। एक थर्मोकपल उपकरण पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है। 2 भिन्न भिन्न धातुओं के क्षणों के गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच तापांतर उत्पन्न कर देने पर क्षणों के मध्य ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। एक थर्मोकपल में 15
मिलीवोल्ट ईएमएफ उत्पन्न होता है। बड़ी परिसीमाओं वाले यंत्रों में एक से अधिक थर्मोकपल प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है? सही उत्तर 32 से 88 इसका सही उत्तर है। और थर्मोस्टेट तापमान के अनुसार प्रचलित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत उपकरण है? सही उत्तर एम्पियर आवर मीटर जो है, यानी आपका एम्पियर आवर मीटर यानी एनर्जी मीटर जो होता है आपका इंटीग्रेटिव होता है। ऊर्जा मीटर समय के अनुसार खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा पाठ्यांक को भी देता है। साथ डाटा में संग्रहित रहते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मापन उपकरणों में टार्क के विक्षेपण के विपरीत होने को क्या कहा जाता है? सही उत्तर कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिया गया है इस प्रकार हमारा प्रश्न, मापन उपकरण में टार्क के विक्षेपण के विपरीत लगने वाले बल आघूर्ण को कंट्रोल टार्क कहा जाता है। इसे टार्क से प्रदर्शित करते हैं। कंट्रोलिंग टार्क मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल, गुरुत्वीय कंट्रोल। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक यानी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? सही उत्तर गति विनियमन प्राप्त करने के लिए इसका सही उत्तर है। गति विनियमन प्राप्त करने के लिए मोटर स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है। अगला प्रश्न, स्टेटर साइड में 3 फेज मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल होता है? सही उत्तर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाकर। स्टेटर साइड में 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाने की पद्धति इस्तेमाल होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया है जो कि निम्न में से किस प्रकार के इंडक्शन मोटर की स्पीड नियंत्रित करने के लिए रियोस्टेट विधि का उपयोग करते हैं? सही उत्तर स्लिप रिंग का। ज्ञात रहे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बाह्य अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़कर शुरुआती बल आघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है। गति नियंत्रण की इस विधि को रियोस्टेट विधि कहते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर गति के मध्य से उत्पन्न हुई स्लिप रिंग इस मोटर का घूर्णन का कारण बनती है। अगला प्रश्न, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करने का प्रयोजन है। सही उत्तर बल आघूर्ण बढ़ाना इसका सही उत्तर है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करने के प्रयोजन बल आघूर्ण बढ़ाना होता है। इंडक्शन मोटर एक प्रकार की लैगिंग मोटर होती है जो अनेकों प्रयोगों में उपलब्ध होती है, जिसमें पहली स्लिप रिंग दूसरी केज प्रकार की मोटर होती है। अगला प्रश्न, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर साइड में गति नियंत्रण करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही उत्तर कास्केट संचालन अपनाया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर साइड गति से नियंत्रित करने के लिए पद्धति को कास्केट के संचालन कहा जाता है तथा स्क्वायरल केज मोटर के प्रयुक्त क्षण की 2 सतहें होती हैं, पहली आंतरिक तथा दूसरी जो है जिसका प्रतिरोध क्रमशः कम तथा अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि बड़े आकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग का मान क्या होता है? सही उत्तर 1.5 से 2.5% होता है। यहाँ पर देख सकते हैं उच्च एचपी मोटर में फुल लोड पर स्लिप 1% से कम तथा एचपी मोटर में 5 से 6% तक हो सकती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। मोटर का साइज यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर स्लिप आपकी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क डेड डैश से कारण कम होता है। सही उत्तर उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक के कारण कम होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किट होने के कारण प्रारंभिक धारा अधिक लेता है। अगला प्रश्न, रोटरों के सरल और मजबूत निर्माण के कारण क्योंकि वे लगभग अटूट हैं, किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिया गया स्क्वायरल केज रोटर के सरल और मजबूत निर्माण के कारण लगभग अटूट होने के कारण आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर लगभग 90% स्क्वायरल केज प्रकार की होती है। अगला प्रश्न,
प्रवाहित प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में डेड डैश उच्चतम होती है। संयुक्त स्क्वायरल केज प्रकार की होती है। यहाँ पर देख लेते हैं स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर के प्रारंभ में धारा का मान निर्धारित पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना होता है और जब मोटर अपनी निर्धारित गति पर परिभ्रमण करने लगती है तो धारा का मान सामान्य हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिए गए एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर कार्य कर सकता है। सही उत्तर ये आपका यूनिवर्सल मोटर होता है। एसी और डीसी दोनों आपूर्ति पर यूनिवर्सल मोटर काम कर सकती है। यह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य कर सकती है यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। इसका उपयोग फूड मिक्सर पावर टूल्स आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, स्टेपर मोटर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर सिंगल फेज एसी मोटर होती है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिया गया है स्टेपर मोटर एक सिंगल फेज एसी मोटर होता है। वह मोटर जिसमें घूर्णन के चौथे, आठवें और 12वें आदि अंशों के लिए स्टेप्स में घुमाया जा सके स्टेपर मोटर कहलाती है। इस मोटर को अग्रिम तथा विपरीत दिशा में केवल पूर्व निर्धारित अंशों के लिए ही प्रचलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यानी किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युत कोण इलेक्ट्रिकल डिग्री डेड डैश होता है। सही उत्तर 90 डिग्री का होता है। 3 फेज में होता है आपका 120 डिग्री। अगला प्रश्न, सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को संधारित्र यानी कैपेसिटर स्विच डेड डैश से जुड़ा होता है। सही उत्तर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। यहाँ पर देख लेते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सीरीज में जुड़ा होता है। सिंगल फेज मोटर कम अशुशक्ति की बनाई जाती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया एक स्टेपर मोटर में प्रति घूर्णन के कितने छोटे स्टेप्स होते हैं। सही उत्तर 200 होते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया डेड डैश का एक उदाहरण उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक हैं। सही उत्तर धारा प्रवर्धक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी उभयनिष्ठ संग्राही का करंट गेन उच्च होता है इसलिए करंट एम्पलीफाई के रूप में कार्य करता है जबकि उभयनिष्ठ आधार का करंट गेन 1 से कम होता है। अगला प्रश्न, बी श्रेणी के पुश पुल ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की अधिकतम सैद्धांतिक दक्षता करीबन डेड डैश है। सही उत्तर 50% है। श्रेणी बी के पुश पुल ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की अधिकतम सैद्धांतिक दक्षता करीबन 78.5% होती है। वही कक्षा ए की सैद्धांतिक दक्षता जो है समान प्रतिरोधक तथा परिणामित सहित अवस्था में लगभग 25 से 50% तक होती है। अगला प्रश्न, शक्ति प्रवर्धक यानी पावर एम्पलीफायर के किस वर्ग में सबसे अधिक दक्षता होती है। सही उत्तर वर्ग सी प्रवर्धक यानी वर्ग सी एम्पलीफायर में सबसे अधिक दक्षता होती है। शक्ति प्रवर्धक यानी पावर एम्पलीफायर में कक्षा सी प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर की दक्षता सर्वाधिक लगभग 90% होती है लेकिन इसका विरूपण सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, वर्ग सी प्रवर्धक के क्यू कारक में वृद्धि करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। सही उत्तर परिपथ की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिए गए भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का परिच्छेदन डेड डैश होता है। सही उत्तर क्यू बिंदु। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए जैसे कि आपका दिया गया है भार बिंदु तथा डायोड अभिलक्षणों के परिच्छेदन बिंदु को परिचालन क्यू बिंदु कहते हैं। क्यू बिंदु को क्यूसेंट बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर डेड डैश निर्भर करता है। सही उत्तर अल्टरनेटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः है। सही उत्तर टर्मिनल वोल्टेज पर होता है। यहाँ पर देख लेते हैं अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया रिएक्शन का प्रभाव मूलतः टर्मिनल वोल्टेज पर होता है। अल्टरनेटर में भी डीसी जनित्र की भांति आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। अल्टरनेटर में लोड के पावर फैक्टर के अनुरूप आर्मेचर रिएक्शन पावर भी घटता बढ़ता है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह डेड डैश कार्यरत है। सही उत्तर पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कहा जाता है जब वह पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर कार्यरत होता है। अल्टरनेटर में उत्तेजक 2 विधियाँ होती हैं। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप
चैनल पे आए हैं तो वीडियो को मतलब वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और चैनल पे नए चैनल को पूरा मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, अगर इसी तरह की पिछली वीडियो सारी देखना चाहते हैं तो आप अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, जो कि आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हमने ली है। कोई भी आपका इलेक्ट्रिशियन संबंधित हो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्टरनेटर में सामान्य को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है सयुत्तर डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि होती है। अल्टरनेटर सामान्य को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित डार्क ब्राइट लैंप विधि होती है। अगला प्रश्न हमारा दिएगा, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना का सूत्र प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया गया है। फार्मूला आपका होता है 4.445 FT KP KD, जो कि इसका सही फार्मूला है। ये आप देख सकते हैं, राइट आंसर।